नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज है दिनांक 16 मार्च 2025 और डेली की भांति हम द हिंदू एनालिसिस को कवर करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस होगा बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हिंदी में। हालांकि बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया था, लेकिन अब से पुनः सुनिश्चित ये किया जाएगा कि ये कंटिन्यू हो और डेली बेसिस पर आपको अवेलेबल हो और साथ ही करंट अफेयर्स सेशन भी इसके बाद होगा, जो कि आपको थोड़े लेट से चूंकि सभी न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस करना होगा, जो हिंदू हैं, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट वगैरह और कई सारी पत्रिकाएं हैं, तो सभी के एक तरह से कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये शाम तक आपको अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन द हिंदू मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सुबह तक आपको प्रातः काल में उपलब्ध हो जाए। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब पहले टॉपिक को लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ईसी रिविजिट्स ईपीआईसी आधार लिंक प्लान आफ्टर 2015 हॉल्ट। देखो, जो इलेक्शन कमीशन है उसने ईपीएससी आधार लिंकिंग प्लान जो है उसको फिर से चेक किया है, फिर से उसको रिविजिट किया है 2015 के हॉल्ट के बाद। तो इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर इसमें क्या-क्या बातें आपके लिए निहित हैं, आपको क्या-क्या जाननी चाहिए, ये अभिशासन से, गवर्नेंस से कैसे जुड़ा हुआ है, शासन व्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, इन बातों को समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है, पूरी बातें हल्की समझते हैं। पहले एक ब्रीफ लेते हैं, एक तरह से कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉल्स मीटिंग विद होम सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी एंड यूआईडीएआई ऑफिशियल्स डेज आफ्टर ऑपोजिशन अलेज्ड डुप्लीकेशन। देखो, ऑपोजिशन जो है, विपक्षी पार्टियों ने क्या किया है, इसमें ईपीसीआई नंबर्स और जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस, डुप्लीकेशन का आरोप लगाया है। उसको लेकर हालिया बैठक हुई है चीफ इलेक्शन इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उनके साथ। एक होम सेक्रेटरी, उन्होंने होम सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी और जो यूआईडीएआई के ऑफिशियल्स हैं उसके साथ बैठक की है। देखो, और एक चीज और आपको समझना है, एक ब्रीफ अगर समरी लूं ना, एक तरह से सारांश आपको समझाऊं, तो आधार को जो वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखो आप सभी के पास वोटर आईडी कार्ड होगा अगर आप 18 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं और आपने वोटर आईडी, एक तरह से जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची, तो मतदाता सूची में अगर आपने अपना पंजीकरण कराया हुआ है, नाम ऐड करवा लिया है, तो निश्चित रूप से आपको वोटर आईडी कार्ड मिल गया होगा। तो सरकार की ये पहल थी कि आधार से वोटर आईडी को जोड़ा जाए। तो ये बात स्टार्ट हुई थी फैब में। फैब यानी कि 15, 2015 की फैब है। ठीक है? तो फैब 15 में आप लोग ये डेट को याद रखेंगे। आंसर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है इसकी। तो इसी लॉन्चेज NERPAP, देखो सबका फुल फॉर्म बताऊंगा, आपको बस मेंशन करना है। तो NERPAP लॉन्च किया। क्या करने के लिए? तो आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने के लिए और डुप्लीकेट एरर्स हैं, जो एंट्रीज हैं डुप्लीकेट, यानी कि जो गलत एंट्रीज हैं, जो डुप्लीकेट हो रही हैं, तो उनको एलिमिनेट, समाप्त करने के लिए लगभग या ज्यादा कहें 300 मिलियन से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो लिंक किए गए बस 3 महीनों में। बस कितने महीनों में? विदिन 3 मंथ्स, 3 महीनों में इतना आंकड़ा क्या हो गया, हमें मिल गया। लेकिन मामला फिर स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया वो बताता हूँ आपको। देखो, फिर ये अगली डेट जो है ना, जो अगली डेट आती है वो आती है अगस्त 15 की। अगस्त 15 में कुछ अलग हुआ। ठीक है, आप पूरा ये ऐसे डेट वाइज आप पूरा एनालिसिस नोट रखेंगे पूरा इस स्कीम का कैसे क्या हुआ। तो अगस्त 15 में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, अंतरिम आदेश। उसमें आधार के मैंडेटरी यूज को बंद करने का आदेश दिया गया कि सरकार जो है वो आधार को किसी पर थोप नहीं सकती, बस इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती। किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहां तक? वेलफेयर स्कीम्स तक, जो लाभकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं वहां तक लिंक किया गया और वहां तक के लिंक को परमिशन दी गई और पैन लिंकिंग को भी परमिशन दी गई। तो उसके बाद फिर चेंजेज हुई। क्या चेंजेज हुई? अब कोर्ट का आदेश आ गया है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सरकार ने इस पर एक तरह से डिसकंटिन्यू, आगे उतना बढ़ने का क्या है कि अब सरकार ने जब मना कर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया है तो फिर सरकार क्या करे उसमें। फिर सरकार ने भी इसको एक तरह से डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं क्या क्या हमारे लिए आपके लिए है इसमें। तो देखिए,
जो विपक्षी पार्टियों की ओर से कंप्लेंट आई है कि ऐसे डुप्लीकेशन हो रहा है वगैरह ये समस्याएं हैं, तो इसको संज्ञान में लिया गया है और उस बॉडी ने, जो विधिक बॉडी है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और मामले को सही करने के लिए बैठक की है संबंधित पदाधिकारियों के साथ। ठीक है। और देखिए, जो अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर आया था, मैं बात करूं 15 की, तो उसमें बताया भी मैंने कि मैंडेटरी यूज को परमिशन दी गई। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, जो NERPAP एक्सरसाइज है उसको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सेंटर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को, संसद को बताया कि आधार वोटर आईडी कार्ड सीडिंग प्रक्रिया जो है ये प्रोसेस ड्राइवन थी। क्या थी ये? प्रोसेस ड्राइवन, ये टर्म आता है। ठीक है। P फॉर प्रोसेस और D फॉर ड्राइवन। ठीक है। ये क्या थी कि एक तरह से प्रक्रिया संचालित थी और इसमें कोई टारगेट नहीं था। सेंटर ने बताया कि हमने कोई टारगेट नहीं सेट किया था, कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किया था और लक्ष्य निर्धारण के बिना ही ये कार्यक्रम चल रहा था। और उसके बाद इसने सेंटर ने भी बताया पार्लियामेंट को कि जो नेम जो हैं, जो लिंक नहीं हुए हैं आधार से, ठीक है, और जो एक तरह से ऐसे नाम हैं जो अपने जो आधार कार्ड को, ऐसे लोग जो हैं जो अपने आधार डिटेल को वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, उनके लिए बताया गया था सेंटर की ओर से कि उन्हें इलेक्टोरल रोल से वंचित नहीं किया जाएगा। वो मतदाता बने रहेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो आपने अगर लिंक नहीं कराया है तो दैट्स नॉट द इशू, कोई समस्या नहीं है। मैं बीच में देखो एक तरह से हिंदी का यूज करता हूँ ताकि आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सके, आंसर राइटिंग आपकी सहज स्पष्ट हो सके, आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। According to section 23 of the Representation of the People Act 1950, देखो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की बात आ गई। देखो आंसर राइटिंग में आपको ना अधिनियम की जिक्र, तो अधिनियम की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी ताकि एग्जामिनर भी समझे कि बच्चे ने पढ़ा है, उसने अध्ययन किया है। तो उसकी सेक्शन 23 जो है, किसकी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की। ठीक है। 1950 में जो ये अधिनियम पास हुआ था, इसकी जो धारा 23 है, सेक्शन 23, जिसे एक तरह से अमेंडेड, उसमें संशोधन किया गया इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं या एग्जिस्टिव वोटर्स हैं उसे बताए कि अपना आधार नंबर जो है, वो एक तरह से आधार नंबर ले ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो साबित हो सके। एक तरह से जो आधार है ना, यूनिक नंबर है। ये इसका डुप्लीकेशन संभव नहीं है। आपके जो है एक तरह से ये आपके जो ये होते हैं, एक तरह से थंब इम्प्रेशन जो होता है, जो बायोमेट्रिक जो होता है, वो उसके पास होता है। आपको पता है कि बायोमेट्रिक कभी भी किसी का किसी से मैच नहीं करता। तो आधार नंबर काफ़ी मायने रखता है इसलिए। तो सरकार इसका प्रयोग करती है और एक तरह से जब राष्ट्र हित में बात हो तो वही एक तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप आवश्यक स्थानों पर इसका प्रयोग करें। खैर ये मामला अभी विषय में है तो आप इसके बारे में पढ़ें, अध्ययन करें। निश्चित रूप से जानकारी में काफ़ी वृद्धि होगी और आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इंडिया प्लान्स टू फेंस इट्स एंटायर बॉर्डर विद म्यांमार इन 10 इयर्स। देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा से, या फिर आप कहें तो एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी आप जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? म्यांमार से, हमारे हमारे पड़ोसी से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको जोड़ना ही चाहिए। तो एक तरह से आप समझिए कि आखिर ये भारत क्यों करना चाहता है। देखो भारत में ना नॉर्थ ईस्ट में जो एक तरह से उग्रवाद है उससे निपटने के लिए उग्रवादी गतिविधियां जो है ना, वो सीमा पार से भी संचालित होती हैं। ये जंगल का जो क्षेत्र है तो उग्रवादी यहाँ उग्रवाद करके भारतीय क्षेत्र में भाग जाते हैं, कहाँ? विदेशी क्षेत्र। तो जब फेंसिंग हो जाएगी ना, बाढ़ लग जाएगा, तो फिर उनके लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि 43 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो है 1643 किलोमीटर लंबी है। देखो ये आंसर राइटिंग में काम आएगा कि भारत और म्यांमार के बीच मौजूद 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा एक तरह से चिंता का विषय भी बनती रही है, जब यह उग्रवादी गतिविधियों में सहायक हो जाती है। ठीक है। विल बी एंटायरली लिंक्ड विद एन एंटी क्लैंप है। देखो एंटी कट है, एंटी क्लैंप टर्म समझो आप। एंटी कट मतलब इसे काटा नहीं जा सकता, एंटी क्लैंप इसके पार नहीं किया जा सकता, इसे पार नहीं कर सकते हैं, ऐसा रहेगा।
ठीक है, फेंसिंग 10 साल में सरकार का प्लान है कि इसे करने का, इसकी जो सरकार की योजना है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अ पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट, देखो सरकारी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया, और जो पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट है वहां से बात सामने आई है। हालांकि मैं आपसे बीच में एक संवाद करना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी भाषा को यथासंभव चाहता हूं कि हिंदी में रखूं, ताकि आप तक मैं बेहतर तरीके से पहुंच सकूं, और कहीं-कहीं मैं इंग्लिश टर्म भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ ज़्यादा ही हिंदी ना लगे। लेकिन आपके सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट सेक्शन में आके हमें अवश्य बताएँ कि आपको किस प्रकार से सुनना सहज लगता है, किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से मुझे समझ पाएँगे। तो मैं उस हिसाब से अपनी भाषा को उस प्रकार से एक तरह से बिल्ड करूँगा, उस प्रकार से तैयार करूँगा कि आप तक मैं बेहतर तरीके से पहुँच पाऊँ। क्योंकि मेरा मोटिव वही है कि मेरी बातें आप तक सहज रूप से पहुँचे, और तभी मेरी जो यहाँ पर एक तरह से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। द फेंसिंग प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जो स्टार्ट किया था, एक तरह से घोषणा की थी इसकी फरवरी 24 में, और जो वर्क है एक तरह से 3 से 4 महीनों में इसको प्रगति हुई है। अप्रैल 1 दिसंबर एक तरह से दिसंबर 31-24 तक करीब 114 .09 करोड़ जो है वो खर्च हुए हैं इस पर। ऐसे आंकड़े हैं इसमें कुछ, वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो आंकड़े से मैं उतना मतलब नहीं कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ है। हमें इससे मतलब है ये हमें किस प्रकार से हेल्प करेगा। इस प्रकार इसके फीचर्स जो हैं, एंटी कट, एंटी क्लाइंब, ये फीचर्स आप याद रखेंगे, ठीक है? आप नोट कर लेंगे। आप हिंदू एनालिसिस सुनते हैं ना, तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करें। देखो, कलम, कागज, है ना? इसकी जो लेखन है, इसकी लेखन भी आपकी सुधरेगी, और डायरी होनी चाहिए आपके पास। आप एक विद्यार्थी हैं, एक शिक्षार्थी हैं, तो होनी चाहिए। इंडिया एंड म्यांमार शेयर एन अनफेंस्ड बॉर्डर। अभी मैंने बताया, भारत म्यांमार के बीच जो सीमा है वो फेंस्ड नहीं है। उग्रवादी यहाँ पे गतिविधियां करके बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि बाढ़ सीमा पर नहीं लगा है, तो उसी को लगाया जाएगा। ठीक है, ये करीब 4 स्टेट को कवर करता है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है ना, ये 4 स्टेट में है। जैसे कि आप देखो, जैसे एक तरह से, और दूसरी बात, फ्री मूवमेंट रिजीम जो है, ये क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम, ये ऐसा टर्म है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसे बोलते हैं एफएमआर बोलते हैं। इसमें लोगों को एक तरह से फैमिलीज को विजिट करने का मौका मिलता है, जो कि एक तरह से 10 किलोमीटर दोनों साइड बॉर्डर के, एक तरह से आप देखें, लोग जो हैं एक छोर से दूसरे छोर, मतलब एक देश से दूसरे दो देश बॉर्डर के आर-पार जा सकते हैं, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। बड़ा-सा टर्म है। आप देखो, आप किसी भी देश में एंटर करोगे तो वीज़ा चाहिए। एक तरह से पहले पासपोर्ट चाहिए आपको अपने देश का, फिर पासपोर्ट के बेसिस पे वीज़ा बनेगा। लेकिन म्यांमार के केस में ये नहीं है। म्यांमार में आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, जो रहे हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी एक तरह से जो अभी जो वायलेंस यहाँ पे मणिपुर में देखने को मिला है, उसका कारण बताया हुआ था अनरेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों का जो अनरेगुलेटेड मूवमेंट है, कि लोग इस साइड से उस साइड, एक देश से दूसरे देश, बिना किसी एक तरह से क्या बोलते हैं ऐसे, बेरोक टोक कर सकते हैं, बिना किसी नियंत्रण के आ जा सकते हैं। तो वो एक प्रमुख कारण रहा है। तो आप समझेंगे, इसे पढ़ें आप, और हालाँकि किसी प्रकार की समस्या आए तो हमें बताएँ, और आप चिंता ना करें, हम इसको नेक्स्ट में एक तरह से करंट अफेयर्स सेशन में और भी डिटेल वाइज़ कवर करेंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, और भी बेहतर तरीके से, सहज तरीके से आप तक हम पहुँचेंगे। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ है, जो कि एक तरह से देखिए ओडिशा से संबंधित है। आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है? ओडिशा में क्या हुआ है, 21% जो लैंडलेस फैमिलीज़ है, जो भूमिहीन परिवार है, ग्रामीण ओडिशा में, उन्हें क्या मिला है? उन्हें एक तरह से लैंड मिला है। किसके अंतर्गत? पीएमएवाईजी स्कीम के अंतर्गत। तो चर्चा में क्या आ गया? प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, आवास योजना ग्रामीण, तो ग्रामीण की चर्चा यहाँ पे आ गई। तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं इस योजना के बारे में। जानकारी होनी चाहिए कि ये योजना क्या है, और ये किस प्रकार से संचालित होती है, और कैसे काम करती है, अपने उद्देश्यों तक कैसे पहुँचती है। तो देखो, इस योजना के बारे में सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये योजना जो है, इसे हम पहले जो है ना, ये पहले ये योजना था, ये इंदिरा इंदिरा गांधी जो आवास योजना था पहले, पीएमएवाईजी, ठीक है?
प्रधानमंत्री आवास योजना जो है फ्लैगशिप मिशन है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत एक तरह से स्टार्ट किया था। और इसका उद्देश्य साफ है कि सभी के लिए जो घर की सुविधा है वो सुनिश्चित हो सके और सभी एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, और जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके बीच होम ओनरशिप दें। इस स्कीम के तहत पोटेंशियल फर्स्ट टाइम होम बायर्स को जो है वो सब्सिडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात कर रहा हूँ, ग्रामीण पर मैं नहीं आया हूँ। आगे बढ़ेंगे, देखिए एक तरह से ग्रामीण की बात करते हैं। ठीक है, तो इसे जैसे मैंने बताया इंदिरा आवास योजना पहले जाना जाता था, इसका नाम जो है रीनेम जो कब किया गया, इसे नया नाम दिया गया था 2016 में। इस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हाउसिंग यूनिट्स जो है इसके तहत जो है एक तरह से एलिजिबल बेनिफिशियरी को सुविधाएं दी जाती हैं। ये स्कीम लगभग चंडीगढ़ ये स्कीम जो है चंडीगढ़ और दिल्ली इसको एक्सक्लूड करता है, यानी चंडीगढ़ दिल्ली इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसके अंतर्गत सेंटर जो है करीब 60% जो डेवलपमेंट कॉस्ट वहन करेगा और स्टेट 40% करेगा। इन हिली रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, यहाँ पे देखो पहाड़ी क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में सेंटर जो है 90% कॉस्ट जो है अफोर्ड करेगा, वहन करेगा, और 10% जो है वो राज्यों के पास है। कारण है जो क्षेत्र उपेक्षित है और जो क्षेत्र जहाँ पे सुविधा नहीं है वहां पे भार जो है वो स्टेट पर कम दिया जाएगा। तो आप इसे पढ़ें, एक तरह से किस प्रकार से सोशल जस्टिस के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए है, समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए है। तो बातें स्पष्ट होंगी, बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास है वो है कि टू मेगा डील्स विद फ्रांस वेट फॉर कैबिनेट पैनल नोट। देखो भारत के पास जो फाइटर्स जेट है उसकी कमी है। आपको पता होगा कि डील होती है उसके भारत के पास, हम लोग हालांकि हमारे पास रसिया से एग्रीमेंट था, रसिया से हम लोग जो एक तरह से डिफेंस मटेरियल्स हैं जो खरीदते हैं, चाहे युद्धक विमान हो या तोप हो वगैरह वगैरह। और रूस हमारे साथ वो तकनीकी भी शेयर करता है जिसके माध्यम से हम एक तरह से प्लेन बनाते हैं, हमने बनाया भी है रशिया के साथ सहयोग के माध्यम से। हालांकि हर एक कंट्री ये टेक्नोलॉजी हमसे शेयर नहीं करती। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि भारत जो है वो हमसे फाइटर जो है वो खरीदने को इच्छुक है, भारत हमसे खरीदे। ट्रंप ने ये कहा था। ट्रंप अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक बात है कि अमेरिका जो है वो नो डाउट एक तरह से अपनी जो टेक्नोलॉजी है हमारे साथ शेयर नहीं करेगा, और वो महंगे भी है। जो अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं जो लेटेस्ट हैं वो महंगे भी हैं। तो एक तरह से डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा के अंतर्गत आप इस मामले को रख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारी जो युद्धक क्षमता है, वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उन सब को लेकर बातों को समेट सकते हैं वहां पर। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहें तो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम इसे करंट अफेयर एक तरह से करंट अफेयर सेक्शन में और भी बृहद रूप से कवर करेंगे। ठीक है, साइंस के अंतर्गत लेते हैं इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन में थ्रेड सैटेलाइट्स। अब देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ये बहुत बड़ा विषय है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, देखो ये एक सीमा तक ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित आप भी जानते हैं। तो जब ये बढ़ रहा है, काफी हद तक बढ़ रहा है, तो इससे जो सैटेलाइट्स है उसको थ्रेट है। जो सैटेलाइट्स जो हमने छोड़े हैं, ठीक है, आकाश में, जो जिससे हमें काफी सहायता मिलती है, चाहे वो मौसम पूर्वानुमान हो या कृषि संबंधित सहायता हो या फिर सुनामी का आकलन, किसी भी तरह की बात हो, तो हमें काफी सहायता मिलती है। लेकिन अब उस पर प्रभाव इससे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, तो इसको चलिए समझते हैं। तो इसमें आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आप देखिए, पहले सबसे पहले आप समझिए, एक तरह से बताइए हमें कमेंट पे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। क्योंकि ये समझाना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, क्योंकि जहां तक आप सभी जो है एक तरह से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एक तरह से पढ़ने लिखने में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं ध्यान तो काफी जाता ही है, और साथ ही जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह है बेसिक चीजें हैं, ये आपको प्रारंभ प्रारंभ से ही पता होनी चाहिए। खैर, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ जो एक तरह से ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, कुल जो संख्या सैटेलाइट की, उनके सामने एक तरह से संकट उत्पन्न हो रहा है। ये जो है एक तरह से
ये सेफली ऑर्बिट करते हैं। जो अर्थ जो है उसके एक तरह से 76% जो है ना कैरिंग जो कैपेसिटी है एक तरह से बाय द एंड ऑफ सेंचुरी अंडर हाई एमिशन सिनेरियो आप समझिए उस पर रिस्क है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो जो है उसके ऊपर एक तरह से रिस्क है, एक तरह से द फाइंडिंग्स जो है जो निष्कर्ष आए हैं जो स्टडी किया गया है उससे ये पता चला है कि जो प्रीवियस रिसर्च है उसमें भी ये बताया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीजिंग है बढ़ना है एटमॉस्फेयर में उससे पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल श्रिंक हो सकता है, छोटा हो सकता है, जिसमें कि कम हो सकता है, सिकुड़ सकता है, जिसमें कि एक जो मेसोस्फियर है उसके बाद फिर जो थर्मोस्फियर है उसके बाद फिर आप देखो कि क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होती है स्पेस में जिससे कि कूलिंग और जो कंट्राडिक्शन है वो इफेक्ट इफेक्ट जो है वो आता है। द कंट्रैक्शन जो वो रिड्यूस करता है किसको डेंसिटी को पृथ्वी के ऑर्बिटल स्पेस को लॉन्ग थेनिंग को जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेस डेब्रिस है रिमेन्स इन ऑर्बिट एज ड्रैग विद द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड। तो देखो एक तरह से जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है और हम मानवीय ग्रीन हाउस गैस गैस उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो इससे हमें नुकसान तो होना तय है। तो बेहतर यही है कि हम सचेष्ट हो जाए, हम जागृत हो जाए, जागरूक हो जाए कि अपने वायुमंडल को, अपने अस्तित्व को हम बचा सकें, जो हमारे लिए काफी अपरिहार्य है, परम आवश्यक है। इस पर ध्यान देना। ठीक है। अब देखो व्हाई हैज इंडिया गॉट अनदर टाइगर रिजर्व। देखो भारत को एक तरह से दूसरा अनदर है ना टाइगर रिजर्व मिला है। तो इंडिया को के लिए ये आवश्यक क्यों था ये? ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मन में उठेगा, उठना भी चाहिए। अगर आप न्यूज वगैरह से अवेयर रहते हैं तो जो माधव नेशनल पार्क जो है ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे बाघ की आबादी क्या है? और जो ऐसे क्या फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं एक नेशनल पार्क जो बनता है, एक टाइगर जो एक नेशनल पार्क है, वो जो एक तरह से टाइगर रिजर्व बनता है, मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व बनता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? या फिर कहें कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कंट्री में वर्तमान में क्या है 2023 टाइगर सेंसस के मुताबिक। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं और नो डाउट जब से एक तरह से बाघों के संरक्षण पहल पर ध्यान दिया गया है तो इसमें काफी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। और यही सब बातें हैं जो तर्क जो है क्या है जो टाइगर रिजर्व सेट करने से पहले देखो टाइगर्स जो हैं भारत में पहले से प्रचुर मात्रा में है, काफी बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रहे हैं, लेकिन हंटिंग हुआ है, उनका शिकार हुआ है, इलीगल शिकार हुआ है। ठीक है। जो औपनिवेशिक जो दोहन हुआ है जंगलों का जो औपनिवेशिक समय में हुआ है अंग्रेजों ने किया या फिर हम लोगों ने भी किया। ठीक है। तो इस सब से क्या हुआ जो वन की आबादी है, जो बाघों की आबादी है, उन पर प्रभाव पड़ा और यहाँ तक कि 64 में एस्टिमेट किया गया था कि 40,000 टाइगर्स हैं देश में। ठीक है। 20वीं शताब्दी तक लगभग देखो आप। लेकिन जब 1960 में ये नंबर्स जो है ना वो करीब 2000 से 4000 के बीच आ गए। 64 से आगे बढ़े 60 में आए तो ये जो टाइगर्स के नंबर्स हैं संख्या है बाघों की कितनी पर आ गई 2000 से 4000 के बीच में आ गई। क्यों आ गई? एक तरह से हंटिंग हुआ इनका। ठीक है। गन लाइसेंस दिए गए। ठीक है। तो इस सब से मतलब से हमने दोहन किया, हमने अवैध शिकार किया, हमने इनकी आबादी को क्षति पहुंचाई। फिर समय को देखते हुए आवश्यकता को देखते हुए इस संरक्षण की दिशा में पहले शुरू हुई और काफी ज्यादा उन्नति पहले से हुई है। तो नो डाउट इसको भी हम करंट अफेयर सेक्शन में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये न्यूज आपके लिए है, आप पढ़ें समझें, कोई समस्या हो तो हमें अवश्य बताएं, हमारे साथ शेयर करें ताकि हम और भी इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकेंगे। ठीक है। अब देखो जेलेंस्की वाली बात है। जेलेंस्की प्लेसेज अलाइज फॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉरेन ट्रूप्स इन यूक्रेन। अब देखो जेलेंस्की जो है अभी आप सभी को पता होगा कि जब जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी ट्रंप से व्हाइट हाउस में तो वहां पे क्या हुआ था? ठीक है। वहां पे किस प्रकार से तूतू मैमे हुई थी, बिल्कुल घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया गया था। हालांकि यूरोपीय लीडर्स हैं उन्होंने सहानुभूति के तौर पर ही लेकिन कुछ शब्द जो है इनके बारे में कहे थे और जेलेंस्की को एक तरह से सपोर्ट किया था। लेकिन शब्द जो है वो मायने नहीं रखते। मायने क्या रखते हैं? सहयोग। तो एक तरह से सहयोगी जो है असल सहयोगी अमेरिका ही है जिसने काफी मदद पहुंचाई है।
आप देखिए जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हमें जो है एक तरह से आ, आप गारंटी दो जिसमें कि एक तरह से फॉरेन ट्रूप जो है यूक्रेन में रहे, और उसके बाद फिर जो एक तरह से यूएस उसका बैक स्टॉप हो उसका। एक तरह से उन्होंने कहा है कि जो हिज कमेंट्स केम आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर हेल्ड अ वर्चुअल कॉल विद अदर European leaders and allies, including Mr. Zelensky, where Mr. Starr said a coalition of the willing would help secure यूक्रेन। अब देखो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई एक कोalition एक संगठन बनेगा, एक गठबंधन बनेगा जिससे यूक्रेन की भूमि जो है वो सुरक्षित रहेगी, चाहे जमीन पर हो, जल थल नभ कहीं भी सुरक्षित रहेगी। जैसे कि रसिया की ओर से अगर एक तरह से इन द इवेंट ऑफ अ पीस डील विद रसिया, रसिया से अगर मान लीजिए पीस डील होती है तो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए हमारा सहयोग अपरिहार्य है, एक तरह से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स के बाद, सहयोग की अपील के बाद जेलेंस्की का ये कॉल आया है। तो एक तरह से देखिए पीस जो है विल बी मोर रिलायबल विद यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंटिजेंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द अमेरिकन साइड एज अ बैकस्टॉप। मिस्टर स्टामर ने ये भी कहा कि जो यूएस सिक्योरिटी बैकस्टॉप जो है वो हेल्प करे, एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग पीस हो, लंबी शांति हो किसके बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच। ताकि क्योंकि 3 साल का जो युद्ध हुआ है ना इन दोनों देशों के बीच, तो काफी क्षति दोनों देशों को हुई है। अब वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं कि युद्ध को सहयोग करने से, युद्ध को प्रमोट करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सॉल्यूशन निकलेगा बस बातचीत से और सुलह के मार्ग से ही। तो ये बातें अब इस दिशा में जा रही हैं कि इस लड़ाई का समाधान होगा, और यूक्रेन और जो रूस है, जो कभी एक ही हुआ करते थे, साथ ही रहा करते थे सोवियत टाइम में, अब फिर से एक तरह से सह अस्तित्व में रहें एक तरह से। अब बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका भी इस दिशा में पहल कर रहा है कि मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, सुलझाया जाए। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में कुछ ये महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए थे। हालांकि कुछ और भी न्यूज हैं और कुछ अन्य समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से भी न्यूज हैं जो आपके लिए हमने रखे हुए हैं, और कुछ हम कुछ देर में कवर भी करेंगे, ताकि हम आपको आज लेट इवनिंग तक, शाम तक आपको हम उसका डिटेल एनालिसिस जो है करंट अफेयर सेक्शन में अवेलेबल करवा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार।